No major issue in the world today is actually decided without some consultation or discussion with India. दूसरा, इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है, उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं, वो अब क्वाड का मेंबर है, उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में, ये इंडिया की अपनी एक ताकत है। और सोचकर देखिए, एंटनी ब्लिंकन ये यमन के ऊपर अटैक करने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि साहब शाम को हमला कर रहे हैं, तैयार रहना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हालांकि इंडिया भी प्रिपेयर्ड है। Modi Saab is likely to be re-elected. I know for a that. third I know term. that, sir. So it's going to be very tough dealing with India. Very difficult dealing with India. So maybe we have to bite for time. कि वहाँ कुछ हालात इंप्रूव करें, उनकी थिंकिंग में कुछ चेंज आए सर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था, मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड। भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे आगे लेकर चलेंगे, पूरी आपके मंशूर में क्या है? पूरी कोशिश करेंगे सर कि भारत, अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जीत गए हैं और वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न माइंडसेट था इसके ऊपर दे हैव लॉस्ट इट। और आप देखें, बांग्लादेश छोटा सा 170 मिलियन लोगों का मुल्क है, आबादी के लिहाज से तो बहुत छोटा है, ठीक है जी, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो बड़े क्लोज पार्टनर है। अटैक अनाउंस करने से चंद घंटों पहले टोनी ब्लिंकन, इधर के अमेरिका के वजीर खारजा की फोन कॉल हुई फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि बीते कुछ सालों में भारत को लेकर दुनिया भर का नजरिया बदल गया है। अब स्थिति ऐसी है कि भारत की सलाह और मशवरे के बिना किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जाता। जयशंकर ने नागपुर के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत से चर्चा के बगैर किसी भी बड़े वैश्विक मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जाता। हम बदल गए हैं और हमें लेकर दुनिया का दृष्टिकोण भी बदला है। हमें सीखना होगा कि अलग अलग देशों से डील करते वक्त हमारे हितों पर कैसे गौर किया जाए। उन्होंने कहा कि रामायण में कई बेहतरीन डिप्लोमेट हुए हैं, हमें राम और लक्ष्मण के रूप में एक महान साझेदारी भी देखने को मिली। रामायण में कई बेहतरीन डिप्लोमेट थे, भारत में हमें राम लक्ष्मण की जोड़ी का नाम लेते हैं। इसका मतलब है कि कभी ना बिछड़ने वाले दो भाई। अगर आपके पास भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी है तो उसमें सभी का भला होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि अगर आज अमेरिका को किसी पर अटैक करना होता है तो उसे पहले भारत की सलाह लेनी ही पड़ती है। अटैक अनाउंस करने से चंद घंटों पहले टोनी ब्लिंकन, इधर के अमेरिका के वजीर खारजा की फोन कॉल हुई फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से, इंडिया के जो वजीर खारजा है। इंडिया एक सुना है बैक चैनल भी है, क्योंकि इंडिया की ईरान के साथ रीजनेबली लूक वार्म, तो मैं नहीं कहूँगा वार्म रिलेशंस हैं। पार्टनर्स तो नहीं है वो कहीं से, मगर फिर भी बातचीत होती है। मगर दूसरा, इंडिया इस खित्ते का, हमारे खित्ते की सबसे बड़ी नेवल पावर है, उसके पास उसकी ब्लू वाटर एम्बिशंस हैं, वो अब क्वाड का मेंबर है, उसकी इंक्रीजिंगली बीफ्ड अप नेवल प्रेजेंस के अलावा उसके जो स्ट्रेटेजिक स्टेट्स हैं वेस्टर्न अरेबियन सी में और ओवरऑल जो इंडियन ओशन रीजन है, IOR जो जिसे कहते हैं, उसमें इंडिया इज नाउ फॉर्मली हैज इमर्ज्ड एज अ नेवल पावर। इंडिया नेवल पावर तो उसी दिन बन गया था जिस दिन उसने 1971 में दिसंबर में पाकिस्तान नेवी को तबाह कर दिया था, मगर एंड पाकिस्तान नेवी इज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट, मगर वो एक और कहानी है। मुझे इंडिया बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं इंटरेस्टेड हूं कि इंडिया का इस वक्त क्या रोल है, व्हाट इज इंडिया डूइंग, what should Pakistan be watching out for when it comes to India trying to embellish its own naval credentials in the region? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसमें मैं यूं कहूंगा कि देखें, इंडिया उभर रहा है। इंडिया जहां तक ब्लू वाटर नेविगेशन है, IOR में पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज हैं, मैरिटाइम स्पेस के अंदर जो नेवल एसेट्स को डिप्लॉय करना और लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ये अब इस प्रोसेस में है। अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जिसमें जो है अब ईरान की नेवी ने भी एक बेड़े को जो है वो अरेबियन सी में, यानी ओमान के वाटर्स के अंदर से उसको हाईजैक कर लिया। उससे पहले मैंगलोर बाउंड जो है, जो कि इंडिया का एक पोर्ट सिटी है, उसकी जानिब एक ऑयल टैंकर जा रहा था जिसके ऊपर ईरान की तरफ से हमला हुआ था।
राइट। और तो उसके बाद से भारत ने अपने जो है कुछ 5-6 बेड़े जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं और वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चाइना हमारे पास है, हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको हम फर्दर स्ट्रेंथन भारत के साथ ताल्लुकात को कैसे आगे उसको लेकर चलेंगे, पूरी आपके मंशूर कोशिश में क्या है इस वक्त? पूरी कोशिश करेंगे सर कि भारत, लेकिन इसमें लगता हमें ये है कि फ्रेंकली आई डोंट नो, आप तो चूंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप एनलाइटन कर सकते हैं। फिर आई फील है कि जो मोदी माइंडसेट है सर, उस मोदी माइंडसेट के प्रेजेंस में सर मेरा नहीं ख्याल लेकिन कि मोदी पाकिस्तान साहब इज लाइकली टू बी री-इलेक्टेड। I know that, sir. So it's going to be very tough dealing with India, very difficult dealing with India. So maybe we have to bite for time कि वहां कुछ हालात इंप्रूव करें, उनकी थिंकिंग में कुछ चेंज चिप्स पे हमला करें और इस ट्रेड रूट को रोके। तो बस रिक्वेस्ट ये है वो इस ट्रेड रूट को ना रोक पाए, सिर्फ इतना काम कर दे। इंडिया उस चीज में एग्री हो चुका है कि यार हम क्या करेंगे कि इसको रोक देंगे, ठीक है, हम तुम्हारी इतनी मदद करेंगे, हुतीज पर हमला नहीं करेंगे, ये पक्का है। अगर मिसाइल चलाई और किसी भी जहाज पे चलाई तो हम बचाएंगे, और यहां तक कि सोमालिया वाले भी अगर हाईजैक करेंगे तो हम उसे भी बचाएंगे। इसलिए इंडियन मार्कोस कमांडोज के ऑपरेशंस आपको नजर आने शुरू हुए होंगे, एक वीडियो भी आया था। ये इंडिया की अपनी एक ताकत है। और सोचकर देखिए, एंटनी ब्लिंकन ये यमन के ऊपर अटैक करने से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेके कहते हैं कि साहब शाम को हमला कर रहे हैं, तैयार रहना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हालांकि इंडिया भी प्रिपेयर्ड है। अगर आप देखें कि किसी भी तरीके का इंडिया को अगर कुछ चैलेंज फेस करना पड़े तो हमारे फाइटर जेट्स लद्दाख क्या नाम है, लक्षद्वीप के अंदर जाकर तैनात कर दिए गए हैं। चाहे वहां से चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चाहे कोई भी क्रिएट करेगा, वी आर प्रिपेयर्ड है। और फाइटर जेट्स खड़े हुए तो कम से कम 5000 किलोमीटर का जो 2000 किलोमीटर स्क्वायर की रेडियस जो है, किलोमीटर की रेडियस जो है, उसको अपने आप कवर कर लेंगे। नेवल शिप्स हमारे मौजूद हैं ही है। तो जो आप लड़ाई देख रही हैं असलियत में वो यही है कि ये डोमिनेंस की लड़ाई है। इसमें अमेरिका अब इन हूती रिबेलियंस के ऊपर जो अटैक कर रहा है, पहले हवाई हमले कर करके इन्हें खत्म करेगा, उसके बाद वो फुट सोल्जर्स यमन के अंदर उतारेगा। और जिन यमनीज को सऊदी अरेबिया खत्म नहीं कर पाया, जिन हौतीज को खत्म नहीं कर पाया, अब अमेरिका इन हौतीज को यहां खत्म करेगा। और यहां अगर हौतीज खत्म होते हैं तो उसका नेक्स्ट लेवल सीधा ईरान होगा। तो यानी एक लड़ाई का नेक्स्ट फेज आ गया है। जो लड़ाई इजराइल और उसके बीच में थी, हमास के बीच में, वो इजराइल और हमास की लड़ाई अब शिफ्ट होकर, अब लगातार शिफ्ट होकर ट्रांसफर होंगे कहां पर, यमन के अंदर, ईरान के अंदर। और अगला नंबर ईरान का है। और मैं कई बार पहले से कह चुका हूं कि भैया यहां इस रेड सी में हमला होने वाला है और रेड सी बैटल ग्राउंड बन चुका है।